आज हम भौतिक विज्ञान के वैद्युत धारा चैप्टर से एक और टॉपिक को कवर करते हैं जिसका नाम है मीटर सेतु। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मीटर सेतु क्या है। तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम ये जानेंगे कि मीटर सेतु को मीटर सेतु क्यों कहते हैं। तो जो मीटर सेतु होता है यह 1 मीटर लंबे एक समान अनुप्रस्थ काट वाली धातु तार का बना होता है, इसीलिए इसे मीटर सेतु कहते हैं। और यहाँ पर जो धातु तार है वो आपका मैग्नीन या कंस्टेंटन का होता है। तो इसको जरूर याद रखिएगा कि मीटर सेतु में जो तार होता है वो किस चीज का बना होता है, तो वो मैग्नीन या कंस्टेंटन का बना होता है। ठीक, अब मुद्दा ये उठता है कि इसका अपना उपयोग क्या है। तो मीटर सेतु का उपयोग भी व्हीटस्टोन के भांति ही अज्ञात प्रतिरोधों के मानों को ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक, अगला स्टेप है कि मीटर सेतु का परिपथ चित्र क्या होता है। तो मीटर सेतु का जो परिपथ चित्र होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो मीटर सेतु होता है इसका जो आधार होता है वो लकड़ी का होता है और इसमें एल आकार की 2 तांबे की पत्तियां होती हैं जिनके ठीक बीच में एक तीसरी पत्ती होती है और इन पत्तियों में संबंधक पेच लगे होते हैं। अब मुद्दा यह है कि संबंधन पेच क्या है। तो संबंधन पेच एक ऐसे पेज होते हैं जिनमें हम किसी भी चीज का संबंधन काफी आसानी से कर सके, तो उन्हीं पेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, संबंधन पेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि जो मैंने अभी एल आकार की 2 जो तांबे की पत्तियां थी इनमें हम एक तार जो कि 1 मीटर का होता है वो ए पॉइंट और सी पॉइंट से कस देते हैं। ठीक, और एल आकार की जो पहली पत्ती है और जो बीच वाली पत्ती है उससे हम अपना प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं और जो दूसरी पत्ती थी और जो तीसरी पत्ती है उसके ठीक बीच में हम लोग एक ऐसा प्रतिरोध का मान लगाते हैं जिसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, और ठीक बीच की जो पत्ती है उसका जो डी बिंदु है उस बिंदु से हम लोग क्या करते हैं कि एक धारा मापी जोड़ते हैं। एक धारा मापी जोड़ देते हैं जिसकी नोक को तार पर खिसकाकर कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं। अब मुद्दा क्या है, इसकी नोक ये है और तार ये है, तो हम कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं। ठीक, और फिर जो हमने जो पहली एल आकार की पत्ती थी और जो आखिरी वाली एल आकार की पत्ती थी उन पत्तियों से हम लोग क्या करते हैं, एक सेल को कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो 2 एल पत्तियों से हम लोग एल प्रकार की पत्तियों से हम लोग क्या करते हैं, 1 मीटर लंबा तार बांधते हैं और उन्हीं पत्तियों से हम एक सेल लगा देते हैं जो कुछ इस प्रकार से है और यह एक कुंजी है और बीच वाली पत्ती से ये पॉइंट था, इस पॉइंट से हमने क्या लगाया, धारा मापी लगाया है। इस धारा मापी से ही हमने एक सर्पी कुंजी लगाई है जो तार एसी के किसी भी पॉइंट को हम आसानी से स्पर्श करा सकते हैं। किसकी सहायता से, इस सर्पी कुंजी की सहायता से। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ, मीटर सेतु का परिपथ चित्र हुआ। मीटर सेतु का जो परिपथ चित्र है वो ये है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी जरूर चाहिए, तभी हम इसके सूत्र का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। अब देखिएगा, इस मीटर सेतु का जो परिपथ चित्र है उसमें मैंने जो सर्पी कुंजी है उसको मैंने इस बी पॉइंट से स्पर्श कराया है। अब ये आपका पूरा तार था जो कि कितना था, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। और जब हमने यहाँ पर स्पर्श करा दिया है तो यहाँ से यहाँ की तार की लंबाई, अब ये तार तुम्हारा 2 भागों में डिवाइड हो गया है। ठीक, एक AB और एक आपका BC। कब, जब इस सर्पी कुंजी को मैंने यहाँ पर स्पर्श कराया हुआ है। ठीक, तो इस डिस्टेंस को, इस तार को, AB तार को, जो AB तार है उसकी लेंथ हम L मान लेंगे और जो BC तार है इसकी लेंथ को हम 100 - L मान लेंगे। और इस तार, ये जो तार है जो L लेंथ का है इसका अपना प्रतिरोध हमने P मान लिया है और इस तार यानी कि जो BC तार है इसका हमने अपना प्रतिरोध कितना मान लिया है, Q मान लिया है। ठीक, जैसा कि आपको ध्यान होगा कि अगर किसी भी चालक तार की लंबाई और उस चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल
अगर आपको पता है और उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध का मान पता है तो आप उस चालक तार का प्रतिरोध आसानी से निकाल सकते हो। शायद ध्यान होगा, अभी आगे देखेंगे, उसका फॉर्मूला था R बराबर रो L अपॉन A। यानी कि अगर किसी चालक तार की आपको लंबाई पता है तो उस लंबाई की सहायता से, और चालक तार है तो उसका अपना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी होगा, और चालक तार है तो अपना उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी होगा। और अगर ये तीनों चीजें ज्ञात हो तो हम किसी भी चालक तार का प्रतिरोध का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हुआ। अब इसी को हम, चूंकि आपको ये ज्ञात है कि जो मीटर सेतु होता है या व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर ही काम करता है, तो आइए चलते हैं इसी का कन्वर्जन हम लोग व्हीटस्टोन के चित्र से कन्वर्ट करा लेते हैं। तो ये देखिएगा आपके सामने ये है, ठीक, सिमिलर वही है। उधर देखिएगा प्रतिरोध बॉक्स का रेजिस्टेंस हमने R माना था, और ये जो S था ये एक ऐसा चालक तार है जिसका प्रतिरोध आपको ज्ञात करना था, और जो L लेंथ थी उसका रेजिस्टेंस हमने कितना माना था, P माना था, और जो लेंथ आपकी 100 माइनस L थी उसके रेजिस्टेंस को हमने Q माना था। ठीक, तो हमने उसी जो मीटर सेतु का जो परपथ चित्र था उसका कन्वर्जन हमने व्हीटस्टोन के चित्र में कर दिया है। ठीक, और ये आपका वही गैल्वेनोमीटर है। ठीक, अच्छा, अब चलते हैं। हमने मान लिया है कि मान लो AB लंबाई का प्रतिरोध P है, जैसा मैंने कहा था कि जो इसका AB जो वायर है इसका प्रतिरोध हमने P माना है, और जो DC लंबाई है उसका अपना प्रतिरोध हमने Q माना है। तब यदि, अब सुनिएगा, अब अगर मैंने इसको यहाँ स्पर्श कराया है और आप यहाँ देखो, जैसे मैंने यहाँ इसको स्पर्श कराया, धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति आ गई है। तो जब धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति आ जाएगी तो व्हीटस्टोन का जो सिद्धांत था मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तब यदि धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति है तो यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु बन जाएगा। और उस केस में क्या था भाई साहब, आपने पढ़ा था R अपॉन S P अपॉन Q। शायद आपको याद होगा कि जब व्हीटस्टोन की बात करते थे और धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति होती थी तो चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं का अनुपात अगली दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर था, यानी कि R अपॉन S बराबर P अपॉन Q। तो इस समीकरण को हमने कितना मान लिया है, 1 मान लिया है। अब हमने ये माना था, शायद आपको ध्यान होगा कि हमने माना था कि मान लो AB की लंबाई L सेंटीमीटर है, तब BC की लंबाई 100 माइनस L सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर देखिए, अगर ये कुल तुम्हारा था 1 मीटर और अगर इसको हम सेंटीमीटर में रखें तो ये 100 सेंटीमीटर, तो अगर इसकी लेंथ को हमने L माना है तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस L हो जाएगा। ठीक, तो आपको शायद ध्यान होगा कि AB के प्रतिरोध को हमने P माना था और BC के प्रतिरोध को हमने Q माना था। तो उसी प्रकार से हमने क्या करा है कि AB तार का जो प्रतिरोध P है वो रो L अपॉन A के बराबर होगा। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर किसी भी चालक तार की लंबाई, उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध और उस चालक तार का अगर आपको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पता है तो वहां पर आप उसका रेजिस्टेंस का मान आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, R बराबर रो L अपॉन A। तो यहां पर कितना है आपका रो L अपॉन A। जो DC तार था उसकी लंबाई थी आपकी 100 माइनस L, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस हमने Q माना है, BC तार का रेजिस्टेंस Q है और AB तार का रेजिस्टेंस P है। ठीक, तो यहां पर वही बात, रो 100 माइनस L अपॉन A। अब और हमने यहाँ पर लिख भी रखा है, देखिए साफ साफ, कि जहां रो तार का विशिष्ट प्रतिरोध है तथा A तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जो कि आपको पता होना चाहिए था। ठीक, तो अब हमने क्या कर दिया, चूंकि आपने AB तार का रेजिस्टेंस जो कि P माना तो वो आपने निकाला है, जो AB तार का रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट कर था, और वैसे हमने क्या किया, P और Q के रेजिस्टेंस के मान को हमने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, ये देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर हमने P और Q के रेजिस्टेंस का मान रखा और हमने सॉल्व आउट किया। देखिएगा P और Q का मान यहाँ पर रखा। ठीक, देखिएगा P अपॉन Q था आपका, P अपॉन Q था, और यहाँ पर हमने P और Q की वैल्यू रख दी है, पूरा सॉल्व किया है। तो R, ये देखिएगा ये आया, ये P का रेजिस्टेंस था, ये Q का रेजिस्टेंस है, यहाँ वैल्यूज रखी है हमने, रो से रो कट जाएगा, A से A कट जाएगा, आपका आया 100 माइनस। यहाँ से S का मान निकालेंगे तो S बराबर R
ब्रैकेट में 100 माइनस एल अपॉन एल, अतः इस सूत्र से हम S का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और L क्या है? L है शून्य विक्षेप की स्थिति, मतलब कि पॉइंट ए से जहां पर आपको शून्य विक्षेप की स्थिति, यानी कि जितनी दूरी पर शून्य विक्षेप की स्थिति मिल जाएगी वही एल का मान होगा। और शून्य विक्षेप की स्थिति का मतलब होगा कि धारामापी में धारा का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज के लिए धन्यवाद।